एक आज हम लोग पूरा करेंगे इसको, जेंडर डिटर्मिनेशन एक एस्पेक्ट इसका रह गया है। फिर म्यूटेशन और कोशिश करेंगे हम लोग डिटेक्ट कर सकें एक फैमिली ट्री के मदद से ये पता करने का कि क्या कोई इनहेरिटेंस किसी पर्टिकुलर फैमिली में रन कर रहा है या नहीं। ठीक है, उसी को कहते हैं हम लोग पेडिग्री एनालिसिस। देखिए इंटरेस्टिंग है ये। जेंडर डिटर्मिनेशन में हम लोग कल लास्ट जो देख कर गए 4 स्कीम देखे, XX, XY है ना, XX, XO, O यानी कि यहाँ फिल इन द गैप है। फिल इन द गैप बोलने का मतलब है यहाँ पे कोई नहीं है, X का काउंटर पार्ट एब्सेंट है। तीसरा था ZZZW स्कीम और चौथा था ZZZO स्कीम। ये एग्जाम्पल था मेल हेटेरोजीनिटी का, हेटेरोजीनस होता था तो उसी को मेल हेटेरोजेनिटी कहते थे। और ये एग्जाम्पल था फीमेल हेटेरोजेनिटी का। तो जिस जेंडर डिटर्मिनेशन स्कीम में, किसी भी जेंडर डिटर्मिनेशन स्कीम में जो हेटेरोजीनस होगा, यानी सेक्स क्रोमोसोम के लिए जो हेटेरोजीनस होगा, वो वाला काउंटर एनिमल है ना, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो वाला काउंटर एनिमल सेंसिटिव होगा किसी भी म्यूटेशन के लिए, या ऐसे कहें किसी भी क्या कहते हैं जो रिसेसिव ट्रेट है उसके लिए। क्योंकि हम लोग जब मेंडलिज्म समझ रहे थे उसमें देखे थे कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, इसको लेकर समझाया था स्टार्च सिंथेस एंजाइम के मदद से। जो डोमिनेंट ट्रेट है उसमें राउंड सीड क्यों बन रहा है, क्योंकि उसमें स्टार्च सिंथेस एंजाइम नॉर्मल थे और इसी वजह से स्टार्च सफिशिएंट बनता था तो सीड का शेप हो जाता था स्फेरिकल। और जिसमें मतलब दूसरा वाला जिसे हम लोग रिसेसिव मान रहे थे उसमें स्टार्च सिंथेस एंजाइम इम्प्रॉपर रहता था, पूरी तरह से कॉम्पिटेंट नहीं होता था। इसलिए उसमें क्या होता था, स्टार्च की कमी होती थी, 100% स्टार्च कंप्लीट नहीं करता था सीड में जितना ज़रूरत है, इसीलिए खाली जगह उसमें रिंकल की तरह दिखता था। तो यहाँ से हम लोग समझ पाए थे कि जो रिसेसिव ट्रेट है वो दरअसल डेफिशिएंसी को शो करता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को अगर यहाँ अप्लाई करते हैं तो अगर X क्रोमोसोम सिंगल कॉपी में है, जैसे कि XX XY सिस्टम में होता है, XY सिस्टम क्या दिखाई देंगे, मेल है ना, जैसे कि मैमल्स में फॉर एग्जांपल ह्यूमन। तो इस स्थिति में चूंकि X सिंगल है ना, Y इसका काउंटर पार्ट है जरूर, लेकिन Y पर वो जीन्स नहीं है जो X पर होंगे, इसीलिए यहाँ X सिंगल कॉपी में प्रेजेंट है। अब फॉर एग्जांपल जिसको हम लोग कल लास्ट क्लास पे एक्सप्लेन किए थे, अगर X पे रिसेसिव एलील मेल में आ गया तो उसे काउंटर करने के लिए डोमिनेंट एलील किसी भी हालत में नहीं होगा। और रिसेसिव एलील क्या शो करेगा, किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज है ना, किसी तरह का डेफिशिएंसी, तो वो डेफिशिएंसी मेल में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अगर ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है तो मेल्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उसके पास होमोजेनिटी नहीं शो कर पाते हैं, वो उसमें एक सिंगल कॉपी में प्रेजेंट है। पर फीमेल में एक चांस है कि अगर दूसरे वाले X क्रोमोसोम पे डोमिनेंट एलील आ जाए तो वो ओवरकम कर सकती हैं उस स्ट्रेस को, इसलिए कंपैरेटिवली मेल हेटेरोजेनिटी वाले कंडीशन में फीमेल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और ये स्पीसीज के कंटिन्यूएशन के लिए बेटर है, क्योंकि फीमेल्स आर द बर्थ गिवर्स। अगर मेल कम भी हो जाए, फीमेल अगर प्रेजेंट है तो कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज हो सकता है। और यही समझाए थे कि इसी वजह से मैमल्स ज़्यादा स्टेबल कंपैरेटिवली हैं, जबकि दूसरे वाले इन्हें हम लोग देख रहे हैं ZZZW, जिसमें ZZ क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम है,
और ZZ शो करता है मेल को और ZW फीमेल को। यहाँ ऊपर वाले का ठीक उल्टा, यहाँ फीमेल हेट्रोजेनिटी शो कर रही हैं, इसलिए उसमें अगर कोई है ना रिसेसिव एलील आ जाता है Z क्रोमोसोम पे, तो उसके बैड इफेक्ट को काउंटर करने के लिए एक डोमिनेंट एलील किसी भी हालत में इन फीमेल्स में नहीं आ सकता। नेचुरली क्या होंगे, ये सेंसिटिव होंगे और ऐसी स्थिति में इनके फीमेल सेंसिटिव होने के कारण कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार में, क्योंकि वो फीमेल्स जो बर्थ गिवर्स है वो यहाँ पे अफेक्टेड ज़्यादा है। अब इसी में एक एक्सेप्शनल केस है, वो है क्या, जेंडर डिटर्मिनेशन इन हनी बी। जेंडर डिटर्मिनेशन इन हनी बी, इसके लिए एक स्पेसिफिक सेंटेंस है। ये सेंटेंस कहता है क्या, द मेल बीज हैव नो फादर्स बट ग्रैंडफादर्स। मेल हनी बीज के लिए ग्रैंडफादर होते हैं, फादर नहीं होते, एग्जिस्ट नहीं करते। अब वो इसके जेंडर डिटर्मिनेशन स्कीम से जुड़ा हुआ है, राइट। ये नोट कर चुके हैं, आगे बढ़े। देखिए कैसे है, ओ नोट कीजिए, जस्ट एक सेंटेंस है कि द मेल बीज हैव नो फादर्स बट ग्रैंडफादर्स। So they have grandfathers, not the fathers. Why so? Reason हम लोग देखते हैं। हो गया? चलिए देखिए, हनी बीज 3 तरह के होते हैं। एक है क्वीन बी, एक होता है वर्कर बी, और एक होते हैं ड्रोन्स। ठीक है, इन्हें ड्रोन कहा जाता है एक को। ये जो ड्रोन्स हैं ये दरअसल होते हैं मेल, ये वर्कर हैं, ये हैं तो फीमेल बट इनफर्टाइल, ये रिप्रोडक्टिवली इनकैपेबल होते हैं, रिप्रोडक्टिवली इनकैपेबल। और ये जो क्वीन बी है ये है फीमेल एंड ये होती है रिप्रोडक्टिव कैपेबल। ठीक है, ये 3 श्रेणियों में हनी बीज पाई जाती हैं। अब होता क्या है, फ्लॉइडिक कंडीशन इन बीज,
तो क्वीन बी जो कि फीमेल है ये होती है 2n डिप्लॉयड। वर्कर बी ये भी है फीमेल और ये भी 2n होते हैं यानी डिप्लॉयड। बट सी द ड्रोन्स ये होते हैं मेल और ये होते हैं हैप्लॉयड। इस तरीके से इनका है ना क्रोमोसोमल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पहले इसको नोट कीजिए। तो इनके प्लॉइडिक कंडीशंस ऐसे होते हैं। प्लॉइडिक कंडीशन एक बार फिर से याद दिलाए दें कि कितने सेट ऑफ बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग फिर से ह्यूमन को एग्जाम्प्लीफाई करते हैं, अगर ह्यूमन में कहते हैं 46 क्रोमोसोम्स हैं तो इसका हाफ नंबर कितना होगा 23, यानी 23 पेयर्स करते हैं। 23 पेयर कहने का मतलब है 23 तरह के क्रोमोसोम हैं जो कि हर एक टाइप एक एक पेयर में प्रेजेंट है, इसलिए वो डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, तो हैप्लॉयड मतलब क्या हो जाएगा, हर प्रकार का क्रोमोसोम सिंगल कॉपी में प्रेजेंट है। तो हैप्लॉयड कोई बेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम कह सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वीन बीज में जितने भी क्रोमोसोम हैं इन सबों में तो क्रोमोसोम नंबर जो बेस नंबर है क्रोमोसोम का वो तो फिक्स होगा। तो डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द फीमेल्स, चाहे वो क्वीन बी हो चाहे वो वर्कर बी हो, लेकिन उसी में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द ड्रोन्स। ठीक है, अब जो क्वीन बी है वो जब एग ले करेगी, एग लेइंग, जब ये एग ले करेगी तो एक क्या होगा, फीमेल गैमेट होगा ना, एक फीमेल गैमेट होगा, ओवम जिसको कह सकते हैं हम लोग, राइट। तो अगर इसका ओवम फर्टिलाइज हो गया, फर्टिलाइज्ड, तो जो एग होगा ये होगा 2n डिप्लॉयड, राइट। एग ले करने के इसके एक कंडीशन है कि ये जो एग में फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर रही हैं वो फीमेल गैमेट एग बनने के पहले अगर फर्टिलाइज हो जाता है यानी मेल गैमेट मीट करता है तो ओवम क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट के साथ एग अगर बाहर आएगा, एग ले किया जाएगा एम्ब्रायो के साथ, वो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। फर्टिलाइजेशन क्या ऑफ कोर्स बाद में क्या होता है, डबल ही हो जाता है, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। से फॉर एग्जांपल अगर एग ले किया गया विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर एग ले हुआ विदाउट फर्टिलाइजेशन तो ये एग क्या होगा, हैप्लॉयड होगा। और देखिए तो मेल्स कैसे हैं, हैप्लॉयड हैं। तो अगर इस क्वीन बी का एग अनफर्टिलाइज्ड वे में हैच आउट हो गया, एग ले कर दिया गया अनफर्टिलाइज्ड, तो फिर वो जन्म देगा ड्रोन्स को यानी मेल्स को, मेल हनी बीज को। यानी मेल बीज के पनपने के लिए फर्टिलाइज्ड एग की आवश्यकता नहीं है, जस्ट एग ले हुआ एंड द मेल्स वुड कम आउट ऑफ दैट एग। सो इसमें फादर की आवश्यकता नहीं है, मेल गैमेट की आवश्यकता नहीं है। दैट इज वाई इट इज सेड दैट मेल्स हैव नो फादर्स। ठीक है,
But see here, for becoming a female, it has to be fertilized. यहाँ देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग ले हो रहा है वो डिप्लॉयड हो रहा है, और ये डिप्लॉयड एग जब हैचिंग होगा तब इसमें से जो इंसेक्ट बी निकलेगा वो क्या होगा? फीमेल। ठीक है। इन फीमेल्स में से जो क्वीन बी बनेगी, जो आगे के जनरेशन में है ना रिप्रोडक्टिवली कैपेबल होगी, उस क्वीन बी का फादर तो होगा ना, और इस क्वीन बी से जो जन्म लेंगे बिना फर्टिलाइजेशन वो क्या होंगे? मेल। यानी इस ड्रोन बी का जो मेल बी है, इसके मदर के फादर थे, इसलिए इनके ग्रैंडफादर्स होंगे। बट ये मैटरनल पैटर्नल नहीं कहा जा रहा है, सिंपली ग्रैंडफादर। बट इनके अपने फादर्स नहीं होंगे क्योंकि ये हैप्लॉइड। समझ में आई? दिस इज व्हाई इट इज सेड दैट honeybees have male honeybees have grandfathers but not the fathers। ठीक है। और यही कैरेक्टर, यही प्रॉपर्टी हेन में भी कैरी ऑन होता है। हेन, चिकन, फाउल जिसे कहते हैं, ये डेली एग ले करती हैं। अगर इस एग का फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसमें से चिक हैच आउट करता है, चिकन का बच्चा, चिकन जिसको कहते हैं, छोटा मुर्गा, आई मीन चूजा जो है। लेकिन अगर ये अनफर्टिलाइज्ड हो गया तो इसमें से नहीं निकलेगा। रीजन क्या है? बर्ड्स आर डिप्लॉयड ऑल द टाइम। Birds are diploid, so that is why if the haploid egg is hatched out, मतलब laid down, it will never hatch into a male chick, क्योंकि वो diploid होते हैं। But honeybees, इसमें थोड़ी सी कहानी अलग है। Males are haploid, females are diploid। तो कोई भी egg hatch out हो उसमें से बी तो निकलेगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया फीमेल बीज निकलेंगी, और अगर अनफर्टिलाइज्ड एग है मेल बीज निकलेंगे। समझ में आ गया? दिस इज द रीजन। अब है क्या, ये हालांकि है नहीं पढ़ने के लिए, फिर भी आप जान लीजिए, ये जो वर्कर बी हैं इनका काम होता है हनी कलेक्ट करना, पॉलेंस कलेक्ट करना और बी हाइव बनाना। बी हाइव, खोता जिसको कहते हैं, है ना। तो उनका काम होता है इस बी हाइव को बनाना। ठीक है। तो वो रिलीज करते हैं वैक्स, और उस वैक्स से वो हनीकॉम बनता है। और इसीलिए जब हनीकॉम में से बीज को भगाया जाता है धुआं देके, तो उससे हम लोग को दो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिलता है। एक मिलता है नेचुरल वैक्स, वो जो कोम है पूरा का पूरा वैक्स है, उसको पिघला के आप मोम बना सकते हैं, अपने ज़रूरत का सामान की तरह यूज़ कर सकते हैं उसको। और उसके अंदर जो जेली मिलता है दैट इज़ एक्चुअली हनी, मध जिसको कहते हैं, शहद, इट इज़ दैट। और इसमें अनयूज्ड पॉलेंस भी मिलते हैं। उन्हीं पॉलन को पॉलन टैबलेट की तरह बहुत सारे, है ना, जगहों पे यूज़ भी किया जाता है। बहुत सारे कंट्रीज़ में सेल होती हैं। पॉलन टैबलेट्स आर सपोज टू बी वेरी न्यूट्रिशियस, और इसमें सारे प्रकार के लगभग एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन पाए जाते हैं। तो इस तरीके से, है ना, इनका डेवलपमेंट होता है। अब है क्या ऐसा होता है कि फीमेल बीज कुछ वर्कर यानी रिप्रोडक्टिवली इनकैपेबल और कुछ रिप्रोडक्टिवली कैपेबल बनती है। होता क्या है, ये जो वर्कर बीज हैं ये हैच आउट होने के बाद फीमेल बीज को अंडर नरिश रखती हैं। जितने फीमेल बीज हैं उनमें से किसी को एक को चुन लेती हैं ये, और उसको कंप्लीट नरिशमेंट देती है, बाकी को अंडर नरिश्ड मतलब कम खाना देती है। तो इस वजह से क्या होता है, उनका बॉडी कम मैच्योर होता है, और मैच्योरिटी कम होने के कारण वो रिप्रोडक्टिवली इनकैपेबल बनते हैं। तो यानी वो इंटेंशनली, उनका ये मतलब एनिमल बिहेवियर है, इंटेंशनली बहुत सारे फीमेल बीज को, यानी मैक्सिमम फीमेल बीज को वो बनाते हैं वर्कर। सिर्फ एक को क्वीन बी बनाती है, और एक हाइव में
एक बी हाइव में एक ही क्वीन बी होती है। इस तरीके से इनका है ना जनरेशन आगे कंटिन्यू करता है। तो जिसको नरिशमेंट मिला वही क्वीन बी बनती है, वही रिप्रोडक्टिवली कैपेबल होती हैं और इन्हीं से हर्ड यानी उनका झुंड आगे बढ़ता है। बाकी जो फीमेल बीज हैं वो वर्कर की तरह काम करती हैं, बी हाइव का देखभाल और उसकी रख रखाव की जिम्मेदारी इनकी होती है। मेल जो होते हैं ड्रोन्स, दे आर सपोज टू बी प्रोटेक्टर, तो ये अटैक करते हैं, दूसरों को रोकते हैं इनके बी हाइव पर अटैक करने से, दूसरे इंसेक्ट्स को या किसी और को वो अटैक करते हैं। और देखभाल करती हैं फीमेल बीज जो वर्कर है और एक प्रोड्यूस करती है क्वीन बी। ठीक है, दिस इज इट अबाउट द हनी बीज और जेंडर डिटरमिनेशन। आगे बढ़ें, ये हो गया लिखना। अब देखिए अगला पार्ट है म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन का पैर नीचे, म्यूटेशन का डेफिनेशन अगर हम लोग लेते हैं सभी, अगर म्यूटेशन का डेफिनेशन लेते हैं तो हम लोग कहते हैं क्या, इट इज सडन inheritable change in chromosome। दो तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहला है सडन, दूसरा है इनहेरिटेबल चेंज और तीसरा है क्रोमोसोम। ये लाइन नोट कीजिए, फिर इसका इंपॉर्टेंस हम लोग समझते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखिए तो हम दो तरह के सेल्स आइडेंटिफाई करते हैं। एक हो गया सोमैटिक सेल और दूसरा हो गया गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल। हम एक काम करते हैं, अभी इनहेरिटेबल वाले को थोड़ा सा ओवरलुक करते हैं। सडन चेंज लाते हैं कहाँ, क्रोमोसोम। तो अगर सडन चेंज इन क्रोमोसोम आया, इस पे भी आ सकता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस होता है, और इसमें भी आ सकता है क्योंकि इसमें भी न्यूक्लियस होता है। ठीक है, दोनों तरह के सेल्स एनिमल बॉडी में होंगे ना, दोनों तरह के सेल्स एनिमल बॉडी में होंगे। तो एक है सोमैटिक सेल जो हमारे बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, जैसे स्किन, जैसे बोन, जैसे आईज, जैसे है ना लेग्स, जैसे हैंड्स, जैसे टंग एट्सेट्रा। इतने तरह के सेल्स हैं, सारे बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। और एक है जो गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल को कॉन्स्टिट्यूट करता है, जैसे कि मेल में टेस्टिस कॉन्स्टिट्यूटिंग सेल्स एंड फीमेल में ओवरी कॉन्स्टिट्यूटिंग सेल्स। तो ये गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स यहाँ होंगे और यहाँ बॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स या बॉडी मेंटेनिंग सेल्स। दोनों प्रकार के क्रोमोसोम में अगर हम चेंज इंड्यूस करते हैं तो क्या ये म्यूटेशन की कैटेगरी में आएगा, देखते हैं। देखिए तो सोमैटिक सेल में अगर चेंज आता है, क्या ये नेक्स्ट जेनरेशन में जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा?
सभी सहमत हैं? हाँ या ना में जवाब देना पड़ेगा। एक तो बोल रहे हैं और जाएगा ये आगे के जनरेशन में सोमैटिक सेल्स में अगर चेंज आए तो, यानी सोमैटिक क्रोमोसोम आगे के इस सेल का क्रोमोसोम, सीधे तरीके से ऐसा समझिए, इस सेल का क्रोमोसोम नेक्स्ट जनरेशन में आएगा या नहीं आएगा? आना चाहिए। और इस सेल का चाहे नॉर्मल क्रोमोसोम हो चाहे चेंज के बाद जो क्रोमोसोम हो, क्या ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा? जाएगा। क्या दोनों जाएगा, या ये जाएगा ये नहीं जाएगा, या ये जाएगा ये नहीं जाएगा? क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। बहुत सिंपल सवाल है। देखिए, गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल क्या प्रोड्यूस करेंगे? गैमेट्स। अगर मेल में है तो मेल गैमेट, फीमेल में है तो फीमेल गैमेट। रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कौन सा सेल करेगा? क्या ये सेल करेगा या इसमें से बनने वाला सेल करेगा? गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल आगे के जनरेशन में जाएंगे, यानी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये करते हैं क्या? ये नहीं करते। तो इसलिए अगर इस क्रोमोसोम में चेंज आया तो ये उसी जनरेशन में सीमित रह जाएगा, ये आगे के जनरेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि ये गैमेट प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। पर अगर इनमें चेंज आया तो ये आगे के जनरेशन में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि गैमेट प्रोडक्शन में यही सेल्स पार्टिसिपेट करते, राइट? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, हम लोग कह रहे हैं सडन चेंज इन क्रोमोसोम, यहां और यहां हो गया, लेकिन एक टर्म लगा दिया इनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, इनहेरिटेबल इसके लिए एप्लीकेबल होगा। यानी वो चेंज, वो क्रोमोसोम में चेंज जो गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स है, अगर उसमें बदलाव आया तो ये आगे के जनरेशन में रिफ्लेक्ट होगा, अदरवाइज ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा। समझ गए? यानी म्यूटेशन होकर आगे के जनरेशन में दिखाई देने के लिए जरूरी है वो क्रोमोसोम लेवल पे चेंज भी हो और इनहेरिट भी हो। गॉट द पॉइंट? तब ये म्यूटेशन के लिए क्वालिफाई करता है। अदरवाइज चेंज हो गया, क्रोमोसोम एबनॉर्मली बिहेव कर रहा है, उसी जनरेशन में रह जाएगा, ये म्यूटेशन एट द लेवल ऑफ स्पीसीज नहीं गिनाएगा। हमेशा म्यूटेशन यूज होता है, अप्लाई होता है एट द लेवल ऑफ स्पीसीज। तो एट द लेवल ऑफ स्पीसीज अप्लाई होने के लिए इस म्यूटेशन को आगे के जनरेशन में कंटिन्यू करना होगा। समझ गए? लिखिए, यहां तक हो गया ना? एक सेंटेंस लिखिएगा, द इनहेरिटेबल चेंज इन क्रोमोसोम, द इनहेरिटेबल चेंज इन क्रोमोसोम is reflected only, the inheritable change in chromosome is reflected only when this occurs in the gamete producing cells. When this occurs in the gamete producing cell. However, comma देके, however, chromosomal changes, in the somatic cells, however, chromosomal changes in the somatic cells do not reflect in the next generation.
do not reflect in the next generation. The mutation at the level of chromosome occurs either by addition or deletion of the sequence of chromosome. यानी म्यूटेशन यदि क्रोमोसोम लेवल पे देखना है तो ये तभी हो पाएगा जब उसमें कुछ एडिशन हो जाए, यानी क्रोमोसोम में सीक्वेंस सेगमेंट ऐड हो जाए, या उसमें से सीक्वेंस या सेगमेंट कुछ हिस्से डिलीट हो जाए, हट जाए। ठीक है, तो अगर डिलीशन है दैट मीन्स लॉस इन द सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। अगर डिलीशन हो रहा है तो क्रोमोसोम के सेगमेंट के कुछ क्रोमोसोम के हिस्से यानी सेगमेंट गायब हो जाएंगे, टूट कर निकल जाएंगे, तब हो सकता है। और अगर एडिशन हो रहा है तो कहता है ये दो तरीके हो सकता है, या तो डुप्लीकेशन हो या इन्वर्सन हो। मान लेते हैं ये P आर्म है, ये Q आर्म है, ठीक है। ऐसे रहता है ना। तो अगर डिलीशन होगा साइज रिडक्शन ऑफ P और Q, यानी P की लंबाई और Q की लंबाई आप देख रहे हैं। अगर म्यूटेशन बाय डिलीशन हुआ तो क्या होगा, या तो P छोटा हो जाएगा, कट के कुछ हिस्सा इसका निकल जाएगा, Q जस के तस है, या Q का कुछ हिस्सा कट के निकल जाएगा, P जैसा था वैसा ही रह जाएगा। इस तरह के चेंजेस अगर क्रोमोसोम में हो तो इन्हें कहेंगे डिलीशन। ठीक है, यानी साइज टूट के, साइज छोटा हो गया, कैसे, टूट के कुछ हिस्से निकल गए, किसी कारण से लॉस हो गया, दैट इज इट। ठीक है, यहां तक पूरा कीजिए। अब देखिए, एडिशन और मान लेते हैं डुप्लीकेशन है या रिवर्सल है, कि कैसे होता है।
एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गया। रिवर्सल। अच्छा, एक चीज और, दिस हैपेंस ड्यूरिंग anaphase 1। अभी कैसे होगा ये देखिए। ये सेंट्रोमेयर, ये भी सेंट्रोमेयर, ये मेटाफेजिक स्टेज, मेटाफेज फर्स्ट जो अभी भी टेट्राड कंडीशन में बना हुआ है। तो एनाफेज में क्या होना चाहिए? एनाफेज 1 में यहां से और यहां से अलग होना चाहिए, है ना, क्योंकि इस पॉइंट पे जो ये स्पिंडल फाइबर है, इस सेंट्रोमेयर को, सेंट्रोमेयर पूरे कलेक्शन को अपनी तरफ खींच रहा है और ये सेंट्रोमेयर कलेक्शन को अपनी तरफ खींच रहा है। नेचुरली क्या होगा, यहाँ से ये सेपरेट होंगे, है ना, और ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कहाँ पे है? जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था, है ना, याद होगा आप लोग को। तो एनाफेज 1 के दौरान नॉर्मल एनाफेज 1 क्या होगा? एक ये वाला डबलेट इस तरफ और ये वाला डबलेट इधर चला है, यानी ये जो वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग टूट जाए, जिसे हम लोग गैमेटोजेनेसिस के दौरान सेग्रीगेशन कहते हैं, है ना। अब सोचिए, अगर ऐसा हो कि यहां से टूटने के बजाय यहां से ब्रेक पॉइंट तैयार हो, तब क्या होगा? ऐसा हो सकता है, कई बार होता है। तो ऐसे स्थिति में इस क्रोमोसोम का एक और एक, दो क्रोमैटिन तो ऑलरेडी है ना, और इसके होमोलोगस क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिन और इसको मिल जाए, इसके ऑलरेडी दो क्रोमैटिड्स हैं और इसे एक क्रोमैटिड और मिल जाए, तो सेपरेशन के बाद इमेजिन कीजिए कैसा लगेगा। इस तरफ 3 सेट जाएगा, 3 क्रोमैटिड, और इधर कितना जाएगा? 1 क्रोमैटिड। तो इस तरफ क्या हुआ? एडिशन हो गया, 1 बढ़ गया, और इस तरफ क्या हो गया? 1 घट गया। तो साइमल्टेनियसली एक तरफ एडिशन एक तरफ डिलीशन हो जाता है। ऐसा इसलिए कि एबनॉर्मेलिटी अगर हुई तो ये क्रोमोसोम के एक गैमेट में नंबर बढ़ने की संभावना बना देता है और एक गैमेट में क्रोमोसोम की संख्या घटा देता है। तो साइमल्टेनियसली ये एडिशन और डिलीशन दोनों कर रहा है। और
ये सिचुएशन कहलाता है ड्यूरिंग द डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। यहां से अगर 20 से नॉर्मल अलग होता तो ये क्या कहलाता? डिसजंक्शन। और अगर यहां से टूटा तो ये दोनों तो डिसजंक्ट नहीं हुए, अलग नहीं हुए, बल्कि ये नॉन डिसजंक्शन हो गया। जंक्शन मतलब क्या? जुड़ा हुआ ना। नॉन डिसजंक्शन मतलब अलग होना, नॉन डिसजंक्शन नहीं अलग होना। तो यहां से टूटा ना, यहां से टूटना चाहिए था, यहां से टूटा, तो यहां से टूटा तो 2 क्रोमेटिड के साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमेटिड इधर आ गया ना, और इधर क्या हुआ? एक क्रोमेटिड कम हो गया। नहीं, बात समझे? अब इसका इंपैक्ट क्या होगा? ये 3 क्रोमेटिड वाला आगे जब मियोसिस 2 में जाएगा तो उसके सेल में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाएगा, और ये सिंगल क्रोमेटिड वाला जब गैमेट प्रोड्यूस करने जाएगा तो इसमें एक क्रोमोसोम कम पाया जाएगा। इसमें एक क्रोमोसोम, किसी एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम की संख्या 2 के बजाय 3 दिखाई देगी, मतलब 1 के बजाय 2 दिखाई देगी। आई मीन गैमेट बन रहा है ना, गैमेट में हर एक क्रोमोसोम का एक एक कॉपी जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 कॉपी चला जाएगा और इसमें एक ही कॉपी जाएगा। तो इसमें एक क्रोमोसोम का, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम का एडिशन हो गया, और उसमें क्या हो गया? एक सेट ऑफ क्रोमोसोम का डिलीशन हो गया, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम का नंबर गायब हो गया। तो ये भी एडिशन और डिलीशन के अंतर्गत आते हैं, और ये रीजन बनता है नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम से। बाकी एक और प्रकार का फेनोमेना होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन है ना, क्रॉसिंग ओवर की तरह ही है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमेटिड सेगमेंट इक्वल एक्सचेंज होता है, इसमें से उसमें जाएगा और बगल वाले से यानी दूसरे होमोलोगस वाले से पहले वाले होमोलोगस में आएगा। ठीक है? नॉर्मली क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर जब हुआ होगा इनके बीच में, तो इसका कुछ सेगमेंट टूट के इसमें जाएगा, तो सेम उतना ही सेगमेंट टूट कर इसमें आएगा, ताकि क्रोमोसोम का लंबाई मेंटेन रहे, जीन लॉस ना हो, कॉम्बिनेशन बदल जाए। ठीक है? ट्रांसपोजिशन क्या होता है? ये हो सकता है ऐसा कि क्रोमोसोम नंबर 1 का कुछ सेगमेंट टूट कर क्रोमोसोम नंबर 20 पे चला जाए। हाँ, ऐसा होता है, और उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं उन्हें कहा जाता है ट्रांसपोजिशन। इस फेनोमेना को ट्रांसपोजिशन कहते हैं, और जो कराता है उसे कहते हैं ट्रांसपोजोन। ये सबसे पहले बैक्टीरिया में डिस्कवर हुआ था, पर बाद में देखा गया प्लांट्स में, एनिमल्स में, दोनों में होते हैं। तो ट्रांसपोजिशन के वजह से, ट्रांस यानी ट्रांसफर, पोजीशन, पर्टिकुलर क्रोमोसोम के सेगमेंट का पोजीशन ट्रांसफर हो जा रहा है। पहले पाया जा रहा था, सीनियर जनरेशन में देख रहे थे कि ये क्रोमोसोम नंबर 1 पे है, अब आगे के जनरेशन में देख रहे हैं कि क्रोमोसोम नंबर 20 पे है। रीजन? ट्रांसपोजिशन। समझ गए? तो फेनोमेना ट्रांसपोजिशन, और कारण बना कौन किया ऐसा? ट्रांसपोजोन। तो सोचिए, ट्रांसपोजिशन के दौरान एक हिस्सा टूटकर दूसरे में तो गया, लेकिन उसने हिस्सा नहीं भेजा। इक्वल एक्सचेंज होना चाहिए था ना। अगर क्रोमोसोम नंबर 1 का हिस्सा टूटकर 20 पे गया, तो 20 को भी तो कुछ हिस्सा तोड़कर 1 पे भेजना चाहिए था, वो नहीं किया, पचा लिया, रख लिया अपना सेगमेंट 20 वाला क्रोमोसोम नंबर 1 को नहीं दिया। अब क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर 1 का कुछ हिस्सा का लॉस हो गया। अब वो सेगमेंट जब गैमेट में एंटर करेगा, उसमें तो लॉस्ट पार्ट दिखेगा ना। दिस इज डिलीशन, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ डिलीशन। कैसे? ये देखिए, इसके बारे में नोट्स आपको हम लिखवा देंगे, इसके लिए आप चिंतित नहीं रहिए। मान लेते हैं ये क्रोमोसोम
नंबर 1 है। और हम लोग एक एग्जांपल लिए, कलर चेंज, ये क्रोमोसोम नंबर 20 है फॉर एग्जांपल। तो ट्रांसपोज़ोन क्या करेगा, ये हिस्सा इधर और इस हिस्से को इधर भेजेगा। तो ऐसे स्थिति में क्या दिखाई देगा, देख रहे हैं, ये क्रोमोसोम नंबर 1 और ये है क्रोमोसोम नंबर 20। तो 1 का हिस्सा कहाँ चला गया, 20 पे। 20 का हिस्सा कहाँ दिख रहा है, 1 पे। तो जब तक इक्वल एक्सचेंज हुआ, ट्रांसपोजिशन हुआ, देयर इज नो हार्म। जीन्स तो प्रेजेंट हैं, लेकिन बस पोजीशन, क्रोमोसोम का पोजीशन शिफ्ट हो गया। पहले 1 पे दिख रहा था, अब वो 20 पे दिख रहा है फॉर एग्जांपल। ये वही बात है कि हम पहले फर्स्ट बेंच पे बैठ रहे थे, हम थर्ड बेंच पे बैठ रहे हैं। तो हम प्रेजेंट तो हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इसने इसको ट्रांसफर किया पर ये ट्रांसफर नहीं हुआ, अब सोचिए तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन कट करके इसमें आएगा और ये अपना इंटैक्ट पोर्शन रखे हुए रहेगा। तो इसमें एक एक्स्ट्रा पोर्शन दिखाई देगा और इसमें पोर्शन लॉस है ना। अगर नॉन इक्वल ट्रांसपोजिशन हुआ, नॉन इक्वल ट्रांसपोजिशन, तो ये वाला तो जैसा है वैसा रहेगा, ये पूरा है। और इस पे क्रोमोसोम नंबर 1 का हम लोग इमेजिनरी एग्जांपल लेके चल रहे हैं। क्रोमोसोम नंबर 1 का हिस्सा इस पे दिखाई देने लगेगा, ये है क्रोमोसोम नंबर 20। तो एक एडिशनल हिस्सा इसमें दिख रहा है। अब इसका सोचिए, इसका इतना हिस्सा ये जो था ये लॉस हो गया। अब इमेजिन कीजिए, जब ये मियोसिस 2 करेगा, मियोसिस सेकेंड, तो ये दोनों क्रोमेटिड्स अलग होंगे, ये दोनों क्रोमेटिड्स अलग होंगे। तो यहां से एक क्रोमेटिड तो नॉर्मल दिखेगा, लेकिन दूसरा वाला क्रोमेटिड ये इनकॉम्पिटेंट, लॉस्ट पार्ट के साथ दिखेगा। दिस इज डिलीशन। समझ में आया, दिस इज डिलीशन। और यहां क्या हो गया, जब ये मियोसिस 2 में जाएगा तो ये तो नॉर्मल, इस कलर से नहीं, ये वाला तो नॉर्मल दिखेगा, लेकिन दूसरा वाला जो आएगा इस पे एक एडिशनल सेगमेंट दिखाई देगा। तो ये डिलीशन और ये क्या हो गया, एडिशन। तो यही आपको समझाना था कि अगर किसी क्रोमोसोम पे किसी कारण से डिलीशन होता है, उसी समय वहाँ पे एडिशन भी हो रहा होता है। और ये एडिशन और डिलीशन हम लोग को रिफ्लेक्ट होके दिखेगा किसमें, गैमेट्स में। और ये गैमेट जब फर्टिलाइजेशन करने के लिए जाएंगे तब एबनॉर्मल किड्स प्रोड्यूस करेंगे। और अगर वो किड इसको सस्टेन कर पाया तो जीवित पैदा होगा, अदरवाइज इट विल डाई बिफोर बर्थ। समझ गए, क्योंकि प्रत्येक क्रोमोसोम पे बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स को फॉर्म करने के लिए जीन्स होते हैं। जीन का लॉस यूजुअली एनिमल्स सस्टेन नहीं कर सकते, प्लांट्स बहुत हद तक कर सकते हैं, एनिमल्स सरवाइव नहीं करते। तो लॉस्ट पार्ट डिलीशन वाला
एनिमल सस्टेन नहीं करता। हाँ, एक्स्ट्रा पार्ट आ गया, एडिशन हो गया, तो वो एनिमल कई बार सरवाइव करते हैं विथ लॉट ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स। समझ गए? तो दिस इज हाउ एडिशन एंड डिलीशन हैपेंस। इसको आप नोट कीजिए, फिगर में लिखिएगा ट्रांसपोजिशन causing addition and deletion of chromosome। इसको पूरा कीजिए। पीछे वाले डायग्राम में इसका हेडिंग लिखिएगा फिगर शोइंग इंक्रीज और क्यों एंड कर देते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर by non-disjunction of chromosome। showing increase and decrease in chromosome number by non-disjunction of chromosome। हो गया? Reasons for mutation at chromosome level। deletion and addition in segment of chromosome usually happens due to unequal exchange of portion of chromosome by transposition। Hence, one will gain in segment of chromosome it is addition, and one will lose portion or segment of chromosome
इट इज डिलीशन। या तो एडिशन होगा या डिलीशन होगा यदि अनइक्वल सेगमेंट ट्रांसफ़र होता है, एक्सचेंज ट्रांसफ़र होता है, और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर हो जाएगा या फिनोमेना हो जाएगा ट्रांसपोजिशन। तो ये डिस्टेंट क्रोमोसोम्स के बीच में है ना पोर्शन एक्सचेंज का मेथड है। यहाँ तक हो जाए तो बताइए, आगे बढ़ें। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शॉर्ट नोट्स पूछता है ना, बहुत डिटेल, चूँकि एनसीईआरटी डिस्कस भी नहीं किया है इसलिए उम्मीद नहीं करता है कि इसके पूरे फिनोमेना को आप एक्सप्लेन करें। तो शॉर्ट नोट्स में 2 मार्क्स का हार्डली रहता है, तो इतना अगर आप डिस्कस कर देते हैं इनफ। तो अगर आप फिनोमेना का नाम भी ले लेते हैं तो मार्क्स नहीं कटे किसी भी हालत। हो गया यहाँ तक? अब देखिए सेकंड नंबर है लॉस एंड गेन इन वन नंबर ऑफ, वन क्या सिंगल कहिए, सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम happens due to non-disjunction of chromosome during anaphase 1 in meiosis during gamete formation। तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान एनाफेज 1 में मियोसिस का जब होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होते हैं तो प्रत्येक होमोलोगस क्रोमोसोम का दोनों क्रोमेटिड अलग होना चाहिए ना। तो अगर एक क्रोमेटिड रह गया तो उस स्थिति में एक क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा और एक में एक क्रोमोसोम का नंबर घट जाएगा, जो आप लोग डायग्राम से उसको दिखाने की कोशिश की। Serial number 3, mutation is called point mutation। Is called point mutation when
ए सिंगल और मोर base pairs in DNA changes that amounts to, जिसका परिणाम होता है that amounts to change in the property of gene. तो ये क्रोमोसोम पे ही बदलाव है, क्योंकि क्रोमोसोम पर ही जीन होते हैं और जीन को हम लोग डिफाइन करते हैं क्रोमोसोम का फंक्शनल पार्ट, है ना, इसलिए ये इम्पोर्टेंस रखता है। तो आप लोग को पॉइंट म्यूटेशन में फिर एक एग्जाम्पल के रूप में आएगा सिकल सेल एनीमिया, और जो नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम देखे हैं उसके एग्जाम्पल में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ना है। देखिएगा उसमें मिलेगा डाउन सिंड्रोम, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम और एक है टर्नर सिंड्रोम। वो नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम के वजह से थोड़ा एलाबोरेट भी है, उसके इफेक्ट्स भी दिए हुए हैं देखने के लिए। हो गया यहाँ तक? तो ये पॉइंट म्यूटेशन इसलिए इंटरेस्ट रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि कई बार होता है क्या, डीएनए में डीएनए का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, और उन न्यूक्लियोटाइड्स में, क्योंकि हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स अभी नहीं पढ़े हैं इसलिए थोड़ा सा हम लोग को कम समझ में आएगा, फिर भी ये ध्यान रखिएगा कि डीएनए एक पॉलीमर है, तो किसी भी पॉलीमर को बनाने के लिए रिपीटिंग यूनिट चाहिए ना, उन रिपीटिंग यूनिट्स को कहते हैं मोनोमर। तो डीएनए जैसे पॉलीमर का रिपीटिंग यूनिट यानी मोनोमर कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड अपने आप में सिंपल मॉलिक्यूल नहीं है, ये भी 3 मॉलिक्यूल के जुड़ने से बनता है, 3 ग्रुप के। सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है एक शुगर 5 कार्बन का, एक साइड पे रहता है फॉस्फेट और एक एंड पे रहता है नाइट्रोजनस बेस, और ये नाइट्रोजनस बेस एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो उन्हीं नाइट्रोजनस बेसेस के पेयर होते हैं जब डीएनए का डबल स्ट्रैंड यानी 2 धागा एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के मदद से जुड़ता है। तो होता है क्या, डीएनए बनाने के लिए, डीएनए को प्रिपेयर करने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। और ये जब गलती करता है तो सही न्यूक्लियोटाइड यानी सही यूनिट जोड़ने के बजाय गलत यूनिट जोड़ देता है। तो अगर गलत यूनिट जोड़ दिया, चेंज आ गया, है ना, जो होना चाहिए था उसके जगह पे कोई और अगर बैठ गया, चेंज आ गया। अब ये चेंज अगर जीन जहाँ पर है वहाँ पर दिख रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसे जीन म्यूटेशन। और चूंकि एक पॉइंट पे अगर हुआ है तो किसी एक जगह पे हुआ, इसीलिए वहाँ से नाम आया पॉइंट म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन का एक टाइप है पॉइंट म्यूटेशन, और इसके एग्जाम्पल में आप लोग को फिर से मिलेंगे वही सिकल सेल एनीमिया। एनीवे, तो यहाँ तक रखिए।